बुना मिलने का वक्त आने ही वाला था। मैंने जानबूझकर चाओ शीमान का हाथ पकड़ा। अभी अभी मेरे दिमाग में एक काम की योजना आई थी, चाओ युए को संभालने के लिए। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। वो थोड़ी देर रुकी। हल्का सा भौहें तानते हुए मैंने खुद को संभाला और जो करना था कर दिया। टेबल के नीचे अपनी जांघ को कसकर चुटका और 2 आंसू निकाल लिए। शीमान, चाओ युए अब मुझ पर शक कर रही हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इसे जाने नहीं देंगी। चाओ शीमान के चेहरे पर कुछ नरम पड़ गया। उसने हिचकिचाना छोड़ दिया, मेरा हाथ थामा और हम साथ में चले गए। मैंने पीछे झांका। बिल्कुल, शू याओ हमें घूर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से निराश था। मैंने देखा कि वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। मैंने नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, और कॉफी की कुछ बूंदें गिरा दी। चाओ शीमान तुरंत झुकी और मदद करते हुए बोली, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मैंने थोड़ा सा अपनी जगह बदली, शू याओ की नजरों से। ऐसा लग रहा था जैसे हम पास पास बैठे हैं। मैंने महसूस किया कि अब काफी समय हो गया है और चाओ शीमान को रास्ता दे दिया। फिर मैं बूथ में बैठ गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, शू याओ गरजता हुआ अंदर आया। शू याओ, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे जाकर चाओ शीमान का पीछा करने की? याद रखना, तुम शादीशुदा आदमी हो। मैंने कंधा उठाया। शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं कि मैं तलाक नहीं ले सकता। तुम कभी नहीं समझोगे उस खास बोझ को जो इस खूबसूरती के साथ आता है। तुम्हारी शीमान बहुत उत्साही है, मुझे थोड़ा मुश्किल में डाल रही है। मैंने अपनी कलाई घुमाई, रोलेक्स दिखाया और उसे एक हल्का सा बेरुखा नजरिया दिया। उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया, जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। घर लौटते ही अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर एक नई सराहना की लहर मेरे अंदर उठी। ऐसी औरत आत्मा के लिए अच्छी होती है, भले ही वो कमरे के कोने में मूर्ति जैसी खड़ी हो। डार्लिंग, मैं आ गया। चाओ युए मेरी तरफ बढ़ी, अपना संतुलन खो बैठी और सीधे मेरे बाहों में गिर पड़ी। उसने सख्त चेहरा बनाए मुझे धकेलते हुए खुद को बाहर निकाला और टेबल की ओर इशारा किया। कुछ फोटोग्राफ। मैं और चाओ शीमान कैफे में काफी करीब दिखाई दे रहे थे। तुमने मुझे फॉलो करवा रखा था। उसने फोन निकाला और टाइप किया। मैं तुम्हें फॉलो नहीं करवा रखा। जिस दिन तुम चाओ परिवार में शादी करके आई थी, तभी से हर जगह तुम्हारी निगाहें थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ मेरे पास फिर से पहुंचे। फिर चाओ युए ने फोटोग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, मेथोडिकली और बिना जल्दबाजी के। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। केवल उसके हल्के दबे होंठ ही बता रहे थे कि वो वास्तव में क्या महसूस कर रही थी। मैंने दिखावा करते हुए कहा, डार्लिंग, तुम सच में नाराज तो नहीं हो, है ना? बड़ी मिस चाओ, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? चाओ युए पहले से कहीं ज्यादा परेशान दिख रही थी। उसने मुझे एक निंदा भरी नजरों से घूरा, फिर अचानक आगे बढ़कर मुझे चुटकी दे दी। मैंने दर्द की आवाज निकाली, लेकिन उसे दूर नहीं किया। इसके बजाय मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, हाथ उसके कमर के वक्र को ढूंढते हुए। जब आपकी पत्नी आप तक आती है तो ऐसा आदमी कौन होता है जो उसे ठुकरा दे? वो शायद इस नतीजे की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो मेरी तरफ देखते हुए पलकों को झपकाने लगी। मैंने कहा, धन्यवाद उस किस के लिए डार्लिंग, और फिर वो और भी गुस्से में आग बबूला हो गई। उस शाम वो अभी भी अपनी नाराजगी संभाले हुए थी और उसने घोषणा की कि मुझे सजा दी जाएगी। उसकी चुनी हुई सजा थी मुझे अकेले सोफे पर सोना भेजना। मुझे मानना पड़ा, ये औरत वाकई कुछ खास थी। उसी रात चाओ शीमान ने फोन किया, शू याओ के व्यवहार की शिकायत करते हुए। उस दोपहर मेरे उकसाने के बाद वो सीधे ये मांग करने चला गया कि उसे तुरंत सगाई के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन चाओ शीमान अभी चाओ परिवार में अपनी स्थिति में सुरक्षित नहीं थी और उसके पास अपनी शादी का फैसला करने का अधिकार भी नहीं था। शू याओ ने इसे सुनने से इनकार कर दिया और मान लिया कि वो उससे बचने के लिए बहाने बना रही है। बहस बुरी तरह खत्म हुई, उनके कीमती सामान टूट गए और दोनों गुस्से में अलग हो गए। मैंने कहा, तुम ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो और वो तुम पर दबाव डाल रहा है। उसे सच में ये समझ नहीं है कि तुम्हारे लिए चीजें कितनी मुश्किल हैं। दूसरी तरफ कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर एक हल्की शिकायत भरी आवाज आई, भाई, मुझे पता था कि हमेशा तुम ही थे जो मुझे सबसे बेहतर समझते। मैंने सोचा, वाकई में इस औरत में शर्म की कोई बात नहीं है। मैंने 2 और शांत करने वाले वाक्य जबरदस्ती बोले और कॉल खत्म कर दी। आगे का मनोरंजन मेरे लिए इतनी उत्तेजना लाया कि नींद ही नहीं आई और जाहिर है किसी और की भी नींद नहीं आई। आधी रात के बाद भी कदम की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर नजर रख रहा हो। जानबूझकर सोने नहीं गया। मैं उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद हाउसकीपर की आवाज हॉलवे से आई, डरती हुई। मिस, इस समय बाहर घूम रही हैं?
मैंने दरवाजे के अंतराल से झांका। चाओ युए वहां खड़ी थी, हल्की असहजता बिखेरते हुए। हाउसकीपर मुस्कुराई। मिस, क्या आप अपने पति को याद कर रही हैं? इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आइए, मैं आपको यंग मास्टर शू के कमरे तक ले चलती हूँ। वो चाओ युए को ले जाने लगी। चाओ युए ने धीरे से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो महिला जो बोर्ड रूम में बिना पलक झपकाए अपना दबदबा दिखाती थी, अचानक स्पेक्टेक्युलर लाल हो गई, अपनी एड़ी पर मुड़ी और भाग गई। वो इतनी जल्दी में थी कि सीधे दरवाजे से टकरा गई। मेरा दिल पिघल गया। मैंने दरवाजा खोला और उसने मुझे उस चूहे की तरह देखा जो अचानक बिल्ली देख ले, फिर दौड़ते हुए अपने कमरे में गायब हो गई। अगली सुबह चाओ युए की असिस्टेंट ने मुझे जगाया। मैं अपनी सुबह की झुंझलाहट में गुर्राया, क्या तुम मरना चाहती हो? मैंने पहले से ही इस असिस्टेंट के साथ कुछ निजी इंतजाम कर रखे थे। वो मुझे चाओ शिमान से जुड़ी हर खबर देती रहती थी, लेकिन आधी नींद में मैं उसे अस्थायी रूप से भूल गया था। उसने रिपोर्ट दी। शू याओ ने शायद मेरी उम्मीद से तेजी से धैर्य खो दिया था। उसने एक बेहद मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। चाओ शिमान के किसी बिजनेस डील पर दबाव डालकर उसे सगाई के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वो जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में बाधा डाल गया। चाओ शिमान ने अपना गुस्सा असाधारण रूप से व्यक्त किया, उनके कीमती सामान को तोड़ दिया और पूरी तरह से रिश्ते खत्म कर दिए। उसने डील और प्रेम दोनों खो दिए। कभी मत बदलो शू याओ। समझ गया, मैंने कहा। मैं करवट बदलते हुए सोने की योजना बना रहा था। असिस्टेंट ने कहा, यंग मास्टर, आप कैसे सो सकते हैं? मैं क्यों नहीं सो सकता, विस्तार से बताओ। शू याओ आपसे छोटा है और पहले से ही अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। ओह, बताओ कैसे? 3 मिनट पहले ही वो मिस चाओ के ऑफिस में चला गया। उसने तय कर लिया है कि सीधे उनसे कोशिश करेगा। मैं तुरंत जाग गया, सीधे बैठ गया। क्या? जब तक मैं ऑफिस पहुंचा 10 मिनट से अधिक बीत चुके थे। मैंने मुश्किल से ही दरवाजे में कदम रखा था कि शू याओ तेजी से बाहर आया, आंखें लाल, लगभग मुझसे टकराते हुए धक्का देते हुए निकल गया। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। क्या उन्हें गहरी कैंडल लिट बातचीत में नहीं होना चाहिए था, अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करते हुए? मैं संदेह भरी नजरों से ऑफिस का दरवाजा धकेला। डेस्क के पीछे बैठी महिला, पीठ सीधी, चेहरा ऐसा कि पानी भी जम जाए। उसकी पूरी मौजूदगी में अथॉरिटी झलक रही थी। जब उसने देखा कि मैं आया हूं, उसका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। उसने सोचा था कि मैं शू याओ लौट आया हूं। मेरे साथ चाओ युए लगभग हमेशा वार्म रहती थी, कभी कभी थोड़ी शाय भी, उस प्यारी तरह से। मुझे उसे ऐसा देखने का मौका कम ही मिलता था। डायमंड हार्ट, असाधारण, पूरी तरह से मैग्निफिसेंट, बिल्कुल वैसा जैसा आप अपनी पत्नी से उम्मीद करेंगे। मैंने कहा, डार्लिंग, मुझे एक समस्या है। मुझे लगता है कि अभी अभी मैं तुमसे थोड़ी और ज्यादा प्यार कर बैठा। क्यों सिर्फ थोड़ी और? एक महिला को ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मैं रास्ते में शू याओ से टकरा गया। वो क्या चाहता था? बस उसका नाम सुनते ही चाओ युए का चेहरा 1 डिग्री गिर गया। उसने अपनी ठंडी उंगलियों की नोकें मेरे चेहरे के पास लगाईं और कहा, उसने तुम्हारी नकल करने की कोशिश की मुझे फुसलाने के लिए, लेकिन प्रदर्शन बहुत ही खराब था। मेरी प्रतिक्रिया देने से पहले ही कुछ गर्म मेरे होठों से टकराया। सांस अटक गई, दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। सिर्फ ये सोच रह गया था कि वो मुझे चूम रही है। उस दिन के बाद चाओ युए पूरी तरह बदल गई। वो कंपोज्ड, अनटचेबल एरेस अब कुछ कुछ बार्निकल जैसी हो गई। वो खुलकर मेरे पास चिपकने लगी, हमेशा हक चाहती, हमेशा पास रहना चाहती। हम उस जिंदगी के एक हिस्से में प्रवेश कर गए जो पूरी तरह से बिना रिस्ट्रेंट था। वो विशेष रूप से सटी हुई थी। सीधे शब्दों में, मेरे जैसे व्यक्ति को भी चिंता होने लगी कि कहीं वो ज्यादा डिवोटेड ना हो जाए, और मैंने काफी मेहनत की उसे ऑफिस में एक्चुअली दिखाने के लिए कोक्स करने में। आखिरकार चाओ शिमान बाहर हर कदम पर नजर रख रही थी, किसी भी स्लिप का इंतजार। लेकिन चाओ युए पूरी तरह अनकंसर्न दिख रही थी। उसने जैसा मन किया वैसा किया, हमेशा की तरह। आखिरकार वो दिन आया, वो दिन जब चाओ एयर घोषित किया जाएगा। एक बड़ी लड़ाई आने वाली थी। मैं टेंस हो गया। मैंने चाओ युए वई का हाथ कसकर पकड़ा। उसने मुझे देखा, एक्सप्रेशन थोड़ी फॉन्ड और थोड़ी एग्जैस्परेटेड, फिर मेरे सिर पर हाथ रखा। अंत में सभी सीनियर फैमिली मेंबर्स चाओ एंसेस्ट्रल होम में इकट्ठा हो गए। मैं चाओ युए वई के पास बैठा। चाओ के पिता ने हमें थोड़ी देर देखा, फिर बोले, आज से मैं पीछे हट रहा हूँ। मेरी बेटी चाओ युए वई सभी चाओ फैमिली एंटरप्राइजेस का औपचारिक तौर पर टेक ओवर करेगी। क्या ये सच में इतना क्लीन होने वाला था? ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन फिर चाओ शिमान कहाँ थी? इस महत्वपूर्ण दिन वो यहाँ क्यों नहीं थी? चाओ युए वई ने कहा, डार्लिंग, एयर का पोजीशन कोई भी नहीं भर सकता। मेरे पिता की अवैध बेटी के ज्ञान में वो गैप्स थे जिन्हें 1 या 2 साल में पूरा नहीं किया जा सकता। उसे कुछ समय पहले क्वाइटली एक सब्सिडियरी कंपनी में रीअसाइन कर दिया गया था। वो मेन ऑफिस में वापस नहीं आएगी। तो बस ऐसा ही हुआ था। कुछ भी वैसा अनफोल्ड नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। उस दिन के बाद मैंने कभी फिर शू याओ को नहीं देखा।
वो और स्टेपफादर मेरे जीवन से वैसे ही गायब हो गए जैसे कभी रहे ही नहीं। उस पिता और बेटे की प्रकृति को देखते हुए अब जब मैं अचानक सत्ता में आया, ये बिल्कुल इनकंसीवेबल था कि वे कुछ मांगने के लिए नॉक करेंगे। मुझे शक था कि जो कुछ भी उन्हें दूर रख रहा था वो क्वाइटली मेरी पत्नी द्वारा अरेंज किया गया था। एक दिन घर लौटते समय हम ओरिजिनल लीड की मां को हमारे गेट के बाहर खड़ी देखकर रुके। मैंने चाओ युए वेई के साथ एक नजरें मिलाई। वो पहले से ही जानती लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं थी। उसने बस मेरा कंधा छुआ और कहा, जाओ, मैं यहाँ इंतजार करूंगी। वो महिला मेरी तरफ दौड़ी, मेरे हाथ पकड़े, आंखों में आंसू भरे। शू याओ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें सफरिंग में रखा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। हम हर चीज के लिए तुम्हारे स्टेपफादर पर डिपेंडेंट थे। मैं वीक थी, मुझे माफ कर दो। ओरिजिनल लीड ने अपनी जान उसी दिन ले ली जब मैं आया था। मैं उसका जीवन नहीं जिया था। मुझे उसके बिहाफ पर फॉरगिवनेस देने का कोई हक नहीं था। मैंने बिना वार्मथ के कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कृपया घर जाओ। 10 कदम दूर वो महिला जो एक एंजल जैसी दिख रही थी, क्वाइटली इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास गया और उसका हाथ थामा, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में लपेटी। हम साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर सनसेट के नीचे घर की ओर चले। बहुत समय बाद चाओ युए वेई ने आखिरकार एक डॉक्टर ढूंढा जो उसकी आवाज रिस्टोर कर सके। उसने ये मुझसे हमेशा छुपाकर रखा था। वो इसे एक सरप्राइज बनाना चाहती थी। उसने लंबी रिकवरी बिना एक शब्द बोले इंड्योर की। जब पहली आवाज आखिरकार बाहर आई, वो खुद को रोक नहीं सकी। वो बोलने लगी और बोलती रही, उन सारी बातों की फ्लड जो वो पहले कह नहीं पाई थी। जब उसने आखिरकार रुककर सांस ली, उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब मेरे लिए ही था। वो बेताबी से मुझे देखना चाहती थी। दुनिया के बाकी लोग मुझसे आसानी से बात कर सकते थे, लेकिन वो फोन पर टाइप करने तक ही सीमित रह गई थी। वो पागल होने लगी थी, जलन से तड़प रही थी। वो और सहन नहीं कर सकती थी। कम से कम अब वो समय खत्म होने वाला था। उस दिन उसकी असिस्टेंट ने उसे मेरा लोकेशन भेजा। वो सीधे मेरे पसंदीदा डिजर्ट शॉप पहुंची। कांच की खिड़की से उसने मुझे पेस्ट्रीज देखकर स्पॉटिंग किया। वो फूल लेकर धीरे धीरे मेरे पास आई और अचानक एक युवा लड़की मेरे साइड में प्रकट हो गई। लड़की ने कुछ कहा और मैं मुस्कुरा पड़ा। उसका दिल धड़क गया। वो अकेले घर लौट गई। मैं उस शाम घर लौटा और बस उसके चेहरे को हाथों में लेकर हल्का सा किस दिया और माइल्ड तरीके से कहा, तुमने मेहनत की डार्लिंग। लेकिन जब वो एक वीक लॉन्ग वर्क ट्रिप से घर लौटी, तब मैं उसे रोक नहीं पाया। अब वो पूरे महीने तक दूर रही और मैं बैरली शांत था। एक आदमी का उत्साह खोने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, कोई और महिला। और आज की वो लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। बेधड़क तरीके से उसके पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ करना ही था, उसे उसका दिल वापस जीतना था। बाथरूम में उसने जानबूझकर कुछ शोर मचाया ताकि मेरी अटेंशन खींच सके। मैंने लंबा समय लिया और फिर हाफ हार्टेड जवाब दिया, सब ठीक है वहां अंदर? उसने दरवाजा मुझे खोलकर छोड़ दिया था। मैं 1 इंच भी नहीं हिला। तो ये सच था, एक बार जब किसी आदमी को जो चाहिए मिल जाए, वो उसकी कद्र करना बंद कर देता है। उसने जानबूझकर और भी जोर से कमोशन मचाया। इस बार मैंने आखिरकार समझ लिया। मैं दरवाजे से अंदर आया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा और उसे पाया, मेरी एक्सप्रेशन में कुछ बदल गया। मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। वो अपनी टिप टोज पर खड़ी हुई और अपनी बाहें मेरे गर्दन के चारों ओर लपेट ली। एक सॉफ्ट लाफ उसके होठों से निकली। वो मेरे कान के पास झुकी और वो शब्द कह दी जो वो बहुत समय से कहना चाहती थी, डार्लिंग, टुनाइट लेट मी